जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार कमान ने बुल स्ट्राइक नामक त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है? तो इसका आयोजन किया गया टेरेसा द्वीप पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक टर्म देखेंगे जिसका नाम है त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास, यानी कि ट्राइलेटरल कम्बैट एक्सरसाइज। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हमारी तीनों सेनाएं शामिल होती हैं। तीनों सेनाओं का मतलब है कि हमारी आर्मी भी शामिल हो रही है, हमारी नौसेना भी शामिल हो रही है और हमारी वायुसेना भी इस पार्टिकुलर अभ्यास में शामिल हुई थी। तो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था कि अगर कोई भी युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उसमें तीनों सेनाएं आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगी और कैसे उस युद्ध में पार्टिकुलर भाग लेंगी। तो इसीलिए बुल स्ट्राइक नाम का जो ये अभ्यास है उसका आयोजन टेरेसा द्वीप पर किया गया। अब बात हुई है अंडमान और निकोबार कमान की, तो इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह हमारे देश की पहली थिएटर कमांड है। अब थिएटर कमांड का मतलब क्या होता है? हमारे देश की एक ऐसी कमांड जिसके द्वारा तीनों सेनाओं से संबंधित जो भी ऑपरेशन होते हैं उनका संचालन किया जाता है। और अंडमान और निकोबार कमान के बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये हमारे देश की एकमात्र थिएटर कमांड है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। बाकी अगर हम लोग टेरेसा द्वीप की बात करते हैं तो ये आप जो पूरा देख रहे हैं ये हमारा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर आपको मिलेगा निकोबार द्वीप समूह और इसी में ये एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है टेरेसा द्वीप। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है और इसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी है। बाकी इस वीडियो की जो PDF है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम के ऊपर आपको सर्च करना है KV गुरुजी और वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। आपको मैं बता दूं कि अभी राजस्थान पुलिस का कल एग्ज़ाम हुआ है, उसके पहले SBI का एग्ज़ाम हुआ था और आप मेरे PDF को उठा करके देख सकते हैं कि पूरे YouTube के ऊपर जितने भी आपको चैनल मिलेंगे उन सभी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मेरे वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। यानी कि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको मैं एक क्वालिटी कंटेंट दे सकूं। हालांकि उसके बदले में आप लोगों का सहयोग उतना बेहतर नहीं होता है, तो इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करने के साथ अपने खुद स्वयं इसे लाइक जरूर किया करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में किसको शामिल किया गया? तो यहाँ पर शामिल किया गया है दिलीप रथ को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब दिलीप रथ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिलीप रथ और अब इनको डेयरी के लिए जो वैश्विक निकाय है जिसका नाम है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, इसके बोर्ड में चुना गया है। तो आपको नाम ध्यान रखना है दिलीप रथ का। बाकी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में। विशाल बी शर्मा की बात करें तो यूनेस्को में अभी ये हमारे देश के अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं। अशोक लवासा की बात करते हैं तो एशियाई विकास बैंक में ये उपाध्यक्ष बने हैं और दिलीप ओमेन की बात करते हैं तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं दिलीप ओमेन। तो दोनों दिलीप के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिलीप रथ को। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्थित हाथी पुनर्वास केंद्र को विश्व के सबसे बड़े केयर एंड क्योर सेंटर में अपग्रेड किया जाएगा? तो ये आपको मिलेगा केरल राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि हमारे देश में जो पहला हाथी पुनर्वास केंद्र बना था वह भी केरल के कोट्टूर में बना था। कहाँ पर? केरल के कोट्टूर में पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई थी और अब इसको अपग्रेड किया जाएगा और अपग्रेड करके अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर इसे विश्व के सबसे बड़े हाथियों के लिए केयर एंड
केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। अब हाथी पुनर्वास केंद्र होता क्या है? तो अगर हम लोग हाथी पुनर्वास केंद्र की बात करते हैं तो यह हमारा एक ऐसा एरिया होता है जहां पर हाथियों को नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है जिससे वे लोग ग्रो कर सकें। और आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के द्वारा 108 करोड़ की लागत से इस हाथी पुनर्वास केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा। बाकी अगर हम लोग हाथियों की बात करते हैं तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है और इस बार इसी के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा सुरक्षा नाम का एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। हमारे देश में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। वैसे हमारे देश में कुल एलिफेंट रिजर्व की संख्या कितनी है तो ये आपको मिल जाएगी 30 और सबसे ज़्यादा हाथी आपको मिलेंगे असम राज्य में। तो हाथी के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया गया था इसके ऊपर एक मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप लोग सर्च करेंगे तो वह वीडियो आपको मिल जाएगी। केरल की बात करते हैं तो राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम में है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पिनरई विजयन। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा कोच्चि में और मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। और एलिफेंट रिजर्व की बात की है तो ध्यान रखिएगा केरल में आपको वायनाड, नीलांबर, अनायमुदी और पेरियार नाम के एलिफेंट रिजर्व देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? तो इस देश का नाम है अमेरिका, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब पेरिस जलवायु समझौता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। बात है 2015 की, तो उस समय फ्रांस की राजधानी में जो हमारे सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं उन सभी से निपटने के लिए एक सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन के दौरान पेरिस जलवायु समझौते के ऊपर जो भी देश थे उनके द्वारा साइन किया गया था। और यहाँ पर यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि जो हमारी पृथ्वी है उसका तापमान 21वीं सदी तक यानी कि 21वीं सन तक इसका जो तापमान है उसको हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखेंगे, यानी कि इससे ऊपर तापमान न बढ़ने पाए। तो अमेरिका ने पिछले साल घोषणा कर दी थी और अब जाकर के आधिकारिक तौर पर अमेरिका इससे बाहर हो गया है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। बाकी अमेरिका इससे पहले इजराइल के साथ में मिलकर के यूनेस्को से भी बाहर हो गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अमेरिका की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है डॉलर और ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा अमेरिका देश है और ये जो हिस्सा है अलास्का वाला ये भी है अमेरिका का। अमेरिका से एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है जो कि आपको ध्यान रखना है कि 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वह कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा बनाती है। यहाँ पर आपको ग्रेट लेक्स मिल जाएंगे और फिर यहाँ पर है सेंट लॉरेंस नदी, तो ये पूरी मिलकर के कनाडा के साथ में सीमा बनाती है। यहाँ पर आपको रियो ग्रांडे नदी मिलेगी जो कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। बाकी एक टर्म आपको और ये ध्यान रखना है कि कनाडा और यूएसए के बीच में जो ये पूरी सीमा है जिसकी लंबाई 8891 किलोमीटर है, यह दुनिया के किन्हीं भी दो देशों के बीच की सबसे लंबी सीमा है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नदी पर बनाए जाने वाले लुहारी फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? तो ये जो लुहारी फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसका निर्माण किया जा रहा है सतलुज नदी पर, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लुहारी फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसका निर्माण किया जा रहा है सतलुज नदी पर। और सतलुज नदी पर कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा 2 जिला, जिसमें से एक है शिमला, दूसरा है कुल्लू। तो इन्हीं जिलों में इनका निर्माण किया जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि 1810 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा और 210 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। और ये जो पूरी परियोजना है इसका कार्यान्वयन सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे आप। बाकी हम लोग अगर सतलुज नदी की बात करते हैं तो कैलाश मानसरोवर के पास से इस नदी का ओरिजिन होता है, फिर ये हमारे हिमाचल प्रदेश में आती है, हिमाचल प्रदेश के बाद में पंजाब में जाती है और पंजाब से होते हुए ये चली जाती है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में ये जाकर के सिंधु नदी से मिलती है, कहाँ पर? मिठानकोट में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी नदियाँ हैं, चाहे हम सतलुज की बात करते हैं, ब्यास की बात करते हैं, रावी की बात करें, चिनाब की बात करें, झेलम की बात करें,
तो ये सारी नदियाँ पाकिस्तान के मिठान कोट में जाकर के मिलती हैं। और एक आपने यहाँ पर भाखड़ा नागल डैम के बारे में सुना होगा, वह डैम भी आपको इसी नदी पर मिलेगा। गोविंद सागर रिजर्वायर के बारे में आपने सुना होगा, वह रिजर्वायर भी आपको इसी नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है हरिहरन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब हरिहरन कौन है? तो हरिहरन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक प्रसिद्ध फिल्मकार हैं मलयालम भाषा की फिल्मों के, और इसी के लिए केरल राज्य की सरकार के द्वारा इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जेसी डैनियल पुरस्कार केरल की सरकार के द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, और पुरस्कार के स्वरूप इनको 5 लाख रुपए मिलेंगे, एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा और एक इनको प्रतिमा भी यानी कि मूर्ति भी दी जाएगी। बाकी ऊपर सभी की बात करते हैं तो इनको इस वर्ष फूड प्राइज मिला था डॉक्टर रतनलाल को। साई एवरा की बात करते हैं तो इन्हें गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए शास्त्र रामानुजम पुरस्कार मिला था। फिर बात करते हैं पॉल जचेरिया की, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इनको एजुथचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और एजुथचन जो पुरस्कार है यह भी केरल राज्य की सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। एक नाम आपको और ध्यान रखना है जो कि है अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी जी का। ये भी हमारे मलयालम भाषा के एक कवि थे जिनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण ने मुंबई विश्वविद्यालय और किस कंपनी के साथ में मिलकर के प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी को लॉन्च किया है? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है डेल टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब फ्यूचर प्रोजेक्ट रेडी है क्या, यानी कि प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी है क्या? तो इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण है उसके द्वारा 1 लाख छात्रों का चयन किया जाएगा, और ये छात्र हमारे कहाँ से होंगे? तो ये छात्र होंगे मुंबई और दिल्ली एनसीआर रीजन के, और इन 1 लाख छात्रों में से जो 60,000 छात्र होंगे वे हमारी बच्चियां होंगी, यानी कि लड़कियों का चयन किया जाएगा 60,000, और इन सभी को कैरियर के संबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके कैरियर के संबंध में मेंटरिंग की जाएगी, और जब इनका ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में मुंबई विश्वविद्यालय के द्वारा और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इन्हें एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये प्रोग्राम मुंबई विश्वविद्यालय और डेल टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई बैंक ने किस आयु वर्ग के लोगों के लिए आईसीआईसीआई बैंक माइन व्यापक बैंकिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है 18 से 35 वर्ष आयु के लोगों के लिए, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये प्रोग्राम है क्या? तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत अगर आपकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच में है तो आप आईसीआईसीआई बैंक के इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। अब इसमें सुविधा क्या मिलेगी? तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक माइन प्रोग्राम को अपनाएगा उसको इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा उसके द्वारा धन कहाँ पर निवेश किया जाए इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। उसको एक स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। ओवरड्राफ्ट और पर्सनल लोन की भी फैसिलिटी उस पार्टिकुलर व्यक्ति को दी जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो मुख्यालय मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। आइए अब हम लोग थोड़ा सा कुछ आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े हुए चीज़ों को भी जान लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक हमारे देश का पहला ऐसा बैंक है जिसने किसानों को ऋण देने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने की बात की है। स्विगी के साथ में मिलकर के इन्होंने डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी को लॉन्च किया है। होम उत्सव नाम का एक आभासी प्रॉपर्टी प्रदर्शनी थी, इसका भी शुभारंभ किया आईसीआईसीआई बैंक ने। और ये आप ध्यान रखेंगे कि ये प्रश्न एसबीआई वाला जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा स्टार्टअप के लिए आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया। अपना घर ड्रीम नाम से एक घर के लिए ऋण योजना शुरू की गई आईसीआईसीआई होम फाइनेंस के द्वारा। और बाकी ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से जान सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका देश में इन्होंने अपने संचालन को ऑफिशियली अब बंद कर दिया है।
अगला प्रश्न है, किस की अध्यक्षता में वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किया गया? तो इसकी अध्यक्षता की हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन जिसका आयोजन वर्चुअली किया गया, इसमें हमारे देश के पीएम ने संबोधन किया और आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, इसके अलावा वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, ये भी इसमें शामिल हुई थी। तो किस प्रकार से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, इकोनॉमी की कैसी स्थिति है, इन्हीं सब के ऊपर इस सम्मेलन में फोकस किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश के गवर्नर की अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह के 40वीं बैठक का वर्चुअल आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है भारत के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये ना समझ लेना कि भारत के गवर्नर मैंने कहा है, भारत के गवर्नर का मतलब है कि जो हमारे यहाँ का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर शक्तिकांत दास जी की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। और अगर हम बात करते हैं सार्क फाइनेंस की, तो जो हमारा सार्क समूह है उसी का यह एक वित्तीय निकाय है और 2020 के लिए भारत इसका अध्यक्ष देश है। तो सार्क समूह के जो भी 8 सदस्य देश हैं उन सभी के गवर्नर इसमें शामिल हुए थे और हमारे देश से शक्तिकांत दास जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। बाकी अगर हम लोग सार्क फाइनेंस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 9 सितंबर 1998 को हुई थी। और नीचे आपको कमेंट में लिखना है सार्क समूह के बारे में, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, कौन कौन से देश शामिल हैं, मुख्यालय कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी को यूपीआई सेवाओं की शुरुआत करने को मंजूरी दी? तो यूपीआई सेवा क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसे आप लोगों ने अपने मोबाइल में फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से यूज़ किया होगा। तो व्हाट्सएप ने भी कहा था कि हम भी यूपीआई की सुविधा देना चाहते हैं और अब इनको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि इससे पहले गूगल का जो गूगल पे है इसको मंजूरी मिल चुकी थी, वॉलमार्ट का फ़ोन पे है इसको भी मंजूरी मिल चुकी थी। तो अब व्हाट्सएप तीसरी यहाँ पर वैश्विक कंपनी बन गई है जिसको एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई सेवाओं की शुरुआत करने को मंजूरी मिली है। बाकी व्हाट्सएप के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह फेसबुक की एक सहायक कंपनी है जिसे जनवरी 2009 में लॉन्च किया गया था। नवंबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है विनय सीतापति जी ने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट पुस्तक रहेगी आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि इस पुस्तक में अटल बिहारी वाजपेयी जी और जो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे उनके बीच में कैसी पार्टनरशिप रही थी, इसके ऊपर फोकस किया गया है। और इस पुस्तक में ये भी बताया गया है कि जो हमारे देश की राजनीति है उसमें नरेंद्र मोदी जो कि वर्तमान में पीएम हैं और भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रभुत्व रहा है, इन सभी के बारे में पुस्तक में बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी और इसे लिखा है विनय सीतापति जी ने। कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं जैसे कि द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स। तो बाहुबली के जो लेखक हैं आनंद नीलकंठन जी, उनके द्वारा इसे लिखा गया है। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, इसे लिखा है जीवीएस सिद्धू ने। शशि थरूर जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। और अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था पांडे मुनियम नाम की पुस्तक के बारे में जिसे लिखा है तमोल बंदोपाध्याय जी ने। तो इन पुस्तकों के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमने मेन प्रश्नों को डिस्कस किया। अब कुछ अन्य चीज़ें भी आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, उनके बारे में भी आइए जान लेते हैं। उत्तराखंड का जो देहरादून नगर निगम है उसके द्वारा एक पहल शुरू की गई है। पहल का नाम है प्लास्टिक लाओ फेस मास्क ले जाओ, यानी कि प्लास्टिक का कचरा आप लेकर के जाएंगे और यहाँ पर आपको फेस मास्क दिया जाएगा। प्रसार भारती ने अभी 51 DTH एजुकेशनल चैनल के लिए गुजरात का जो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन है इसके साथ में एक समझौता किया है। एम्स के हमारे निदेशक हैं रणदीप गुलेरिया और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है टिल वी विन इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडमिक।
पेटीएम की बात करते हैं तो इन्होंने अभी वीजा और एसबीआई कार्ड के साथ में मिलकर के एक नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो हमारे यहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, इसने आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ में मिलकर के गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है। तो ये अभियान है क्या, तो इस अभियान के अंतर्गत जो आंध्र प्रदेश राज्य है वहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कल मैंने आपसे पूछा था कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। किसने, उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, नागोबा जतारा नाम का जो उत्सव है यह किस राज्य में आयोजित किया जाता है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।